नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर कैसे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हुए जिसके कारण लोगों में नेशनलिज्म की भावना जो है इमर्ज हुई। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। अगर हम यूरोप की अगर बात करें 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी, अगर यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप है आज के डेट में जो हमको देखने को मिलता है, जैसे कंट्री लाइक ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वैसे कुछ कंट्री पहले नहीं हुआ करती थी। पहले का जो यूरोप था पहले का जो यूरोप था इन 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी और जो 19th से अर्ली 19th सेंचुरी का जो यूरोप था वो बहुत सारे किंगडम्स में बटे हुए थे। बहुत सारे डचेज, कैंटन्स, किंगडम्स डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेज एंड कैंटन्स। पहले ये समझते हैं किंगडम्स, डचेज और कैंटन्स का मतलब। किंगडम्स जहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल, मोनार्क, ऑटोक्रेटिक मोनार्क। डचेज जहां पे गवर्नर का रूल होता था, और कैंटन्स डेट इज सब डिवीजन। तो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज थे वो छोटे छोटे किंगडम्स, डचेज और कैंटन्स में बटे हुए थे, जिसका जो टेरिटरी था वो कन्फाइंड था। और इसमें क्या था, बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग इसमें रहते थे। फिर एक बात आती है कि ये इतने सारे भाग में बटे होने के बावजूद यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म की भावना। एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग जो एम्पायर था यूरोप का एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसके अंदर अगर आज बात करें आज की डेट की तो करेंट डे जो कंट्री है ऑस्ट्रिया, हंगरी। अगर ये बात करें ऑस्ट्रिया और हंगरी की तो ऑस्ट्रिया का जो अल्पाइन रीजन मतलब बर्फ से जो ढका हुआ रीजन था, बर्फ से ढका हुआ रीजन। अल्पाइन रीजन का जो क्षेत्र था ऑस्ट्रिया का, टाइरल, स्टूडेंटलैंड, ये सारे रीजन। और हंगरी का अगर बात करें तो माइगर। और इटालियन हैब्सबर्ग एम्पायर की अगर एक और जो बहुत बड़ा जो रीजन था, अगर ऑस्ट्रिया की रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मोनार्क, जो रूलर थे, जो ऑटोक्रेटिक रूलर थे, वो कौन से थे, जर्मन स्पीकिंग। हंगरी के अंदर जो ऑटोक्रेटिक रूलर थे वो थे पोलिश स्पीकिंग। एक और इटली की अगर बात करें तो इटली का दो सिटी, एक लोम्बार्डी, दूसरा वेनिशिया। यहाँ पे जो इटालियन स्पीकिंग, यहाँ के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, इटालियन स्पीकिंग पीपल। और इन सब का जो किंग था वो कौन था, जर्मन स्पीकिंग। तो चलिए हैब्सबर्ग एम्पायर को थोड़ा सा समझते हैं। अगर ध्यान दें, ऑस्ट्रिया और हंगरी आज के डेट में जो प्रेजेंट है, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है या लोम्बार्डी है, वेनिसिया है, ये सारे जो जगह है, यहाँ पे अगर गौर करने वाली अगर बात देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, जो हंगरी में जो रहने वाले लोग थे, वहाँ पे जो कैंटन्स थे वहाँ पे पोलिश स्पीकिंग थे, माइगर स्पीकिंग थे। इसके बाद अगर लोम्बार्डी में अगर बात करें तो इटालियन स्पीकिंग थे, लेकिन जो किंग था, जो एम्परर था, वो कौन था, जर्मन स्पीकिंग ऑटोक्रेट्स।
और ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर का जो किंग था, जो एम्परर था, वो बहुत ही डिस्पोटिक किंग, निरंकुश शासक था। फिर भी ये अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी इनको क्या ऐसा फैक्टर था जो जोड़ के रखे हुए था, वो एकमात्र फैक्टर जो इन सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग को एक इतना बड़ा किंगडम में जोड़ के रखे हुए था, वो क्या था? अपने एम्परर, अपने किंगडम के प्रति जो उनकी जो अगाध श्रद्धा या निष्ठा थी, वो उनको क्या किए हुए था? जोड़ के रखे हुए था। तो एक एग्जाम्पल था यूरोप का लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी का यूरोप कुछ इस टाइप का हुआ करता था, हैब्सबर्ग एम्पायर, जहाँ पे क्या था? अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्पीकिंग बोलने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी वो एक क्या थे? कन्फाइंड टेरिटरी में एक साथ रहते थे। उसकी वजह क्या थी? अपने किंग या अपने एम्परर के प्रति उनकी जो श्रद्धा या उनके प्रति जो उनका डेडिकेशन था, वही एक ऐसा फैक्टर था जो जोड़ के रखे हुए था। फिर ये सब होने के बावजूद भी नेशनलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी यूरोप के अंदर? फिर नेशनलिज्म की भावना कैसे इमर्ज हुई? तो उस सारे फैक्टर्स को हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी की अगर बात करें, तो जो एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास कौन हुए हैं और एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? लेट 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो जो बहुत रिच मर्च, जो बड़े बड़े जो लोग थे, जिनकी नंबर, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो बहुत कम संख्या में थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे उनका रूल था, दबदबा था। एरिस्टोक्रेट कौन थे? जो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो किंग्स होते थे या नोबल्स होते थे या जो क्लेर्जी होते थे, ये सारे के सारे किस में आते थे? और एरिस्टोक्रेट्स में, जिनको क्या था? सोसाइटी के अंदर सर्टेन प्रिविलेज मिला हुआ था। इनको सोसाइटी के अंदर बहुत सारे प्रिविलेज क्या क्या मिले हुए थे? एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, फ्रॉम टैक्सेस, और भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इनको प्रिविलेज मिले हुए थे। अगर बात करें ये एरिस्टोक्रेट्स, जो 18th सेंचुरी या अर्ली 19th सेंचुरी का जो एरिस्टोक्रेट था, वो यूरोप के अंदर उसकी क्या मनोदशा थी, कैसा था एरिस्टोक्रेट, वो समझते हैं। अगर बात करें एरिस्टोक्रेट, अगर 18th सेंचुरी की अगर एरिस्टोक्रेट की अगर हम लोग बात करें, तो उनकी नंबर बहुत कम थी, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो उनका दबदबा था वो बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। जो एरिस्टोक्रेट होते थे, वो अगर उनकी बात करें तो उनके पास लैंड होल्डिंग की अगर बात करें तो बहुत लार्ज साइज की लैंड होल्डिंग हुआ करती थी। कहाँ पे? विलेज में उनकी लैंड होल्डिंग्स, लार्ज फार्म्स, और सिटी में इनके मैन्योर्स हुआ करते थे, हवेली जिसको बोलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो खासियत बात थी, इनके जो मैरिटल रिलेशनशिप होते थे वो आपस में ही होते थे। एक एरिस्टोक्रेट का दूसरे एरिस्टोक्रेट फैमिली के साथ ही इनका क्या होता था? मैरिटल रिलेशनशिप होता था। और तीसरी अगर बात करें तो इनका जो कॉमन वे ऑफ स्पीकिंग जो लैंग्वेज था, जो ऑफिशियल लैंग्वेज था एरिस्टोक्रेट का, वो कौन सा लैंग्वेज था? फ्रेंच। एरिस्टोक्रेट्स स्पीक्स फ्रेंच। 18th सेंचुरी का कुछ एरिस्टोक्रेट कुछ इस टाइप का होता था, जिसको सोसाइटी के अंदर बहुत सारे प्रिविलेज मिला हुआ था, जो जिसके पास लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा हुआ करता था, और जो जिसका ऑफिशियल कॉमन लैंग्वेज क्या था? फ्रेंच था। और हाँ, जो एरिस्टोक्रेट होते थे उनके यहाँ जो बहुत सारे जो सर्व्स होते थे, मतलब जो दास, जो गुलाम, बहुत सारे जो स्लेव्स होते थे, वो इनके फार्म्स में काम करते थे। इनके जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स, यूरोप के जो सेंट्रल रीजन हो या वेस्टर्न रीजन हो या जो ईस्टर्न रीजन में जो बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स में जो काम करने वाले जो लोग होते थे, वो सारे के सारे कौन होते थे? सब, दैट इज कृषि दास। जो गुलाम होते थे, जो फैमिली दर फैमिली क्या होते थे? इनके गुलाम, इनके खेतों में काम करते थे और इनकी गुलामी करते थे, सर्व्स होते थे। वो उस 18th सेंचुरी का कुछ एरिस्टोक्रेट कुछ इस टाइप का होता था। अगर हम लोग यूरोपियन सोसाइटी की अगर बात करें, या तो
यूरोपियन सोसाइटी में आइदर एरिस्टोक्रेट्स थे या दूसरा जो सेक्शन था वो कौन था, टीनेंट्स या फार्मर्स का, पीजेंट का। बस सोसाइटी बस दो सेक्शन था सोसाइटी का। अगर अर्ली 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो सोसाइटी में बस दो टाइप की, यूरोप के अंदर यूरोपियन सोसाइटी बस दो टाइप का हुआ करता था, या तो एरिस्टोक्रेट नहीं तो टीनेंट्स, फार्मर्स या पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेट बहुत ही अमीर और फार्मर्स बहुत ही गरीब। लेकिन फिर ये न्यू ग्रुप, न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस कैसे हुआ, अगर इसकी अगर बात करें तो अगर हम लोग अगर थोड़ा सा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर जाते हैं तो जो ब्रिटेन के अंदर जो एज ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था, 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन begins in Britain in 18th century। ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था, 18th सेंचुरी में। बट जो यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डेवलप किया, लाइक कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप किया वो कब किया, इन 19th सेंचुरी। इन 19th सेंचुरी। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करने लगा वैसे ही क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करने का मतलब क्या, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कैपिटल, एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या होने लगा, बहुत सारे गुड्स का एक्सचेंज होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पे जो इमरजेंस हुआ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, लॉ ऑफिशियल्स, लॉयर, लॉ ऑफिशियल्स। ये जो सेक्शन था ये क्या था, बहुत ही एजुकेटेड सेक्शन था। ये जो न्यू मिडिल क्लास का जो ये सेक्शन आया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो बिजनेसमैन था, या जो लॉयर था, या जो लॉ ऑफिशियल्स था, ये सारे का सारा सेक्शन क्या था, बहुत एजुकेटेड सेक्शन था। अगर एजुकेटेड सेक्शन होने के कारण इनको समाज में इनके राइट्स के लिए ये लोग क्या करना शुरू कर दिए, फाइट करना शुरू कर दिया। ऑब्वियस सी बात है ना, जब कोई भी सेक्शन जब एजुकेटेड हो जाता है तो उसको अपने राइट्स के बारे में पता हो जाता है और वो अपने राइट्स के बारे में फाइट करता है। तो इसने भी क्या किया, इसने भी अब सोसाइटी के अंदर जो पहले से जो सिस्टम था, जो प्रिविलेज्ड मिला हुआ था किसको, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को जो प्रिविलेज्ड मिला हुआ था, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, आवाज उठाना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि हर किसी को जो प्रिविलेज्ड या राइट मिलना चाहिए वो बाय बर्थ नहीं होगी, क्या होना चाहिए उनको, उनके अकॉर्डिंग एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। सबको लॉ के सामने सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, न कि सोसाइटी में जन्म के बेसिस पे उनको प्रिविलेज मिले और दूसरे को उसके राइट से वंचित रखा जाए। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इनका जो आइडिया था, ये जो न्यू मिडिल क्लास आए, जो इमर्ज हुए, इन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म की भावना को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और इनकी भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रमोट या बल कब मिला, जब क्या हुआ, जब जो ओल्ड जो एरिस्टोक्रेट थे, जो नोबल्स थे, जो क्लेर्जी वर्ग के जो पीपल थे, उनके खिलाफ जो टैक्स, जो प्रिविलेज्ड मिला हुआ था, उनको क्या किया गया, एबोलिश किया गया, खत्म किया गया। और इनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट, पीपल का गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि कोई एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का एक स्ट्रगल था जो यूरोप के अंदर क्या किया, नेशनलिज्म की भावना को सबसे पहले जो इमर्ज करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, न्यू मिडिल क्लास, जो आगे चल के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हम लोग पढ़े थे मिडिल क्लास का रोल क्या था ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और यूरोप के अंदर भी अगर बात करें, जो अलग अलग जो नेशनलिज्म की भावना जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो जगी, उसमें मिडिल क्लास का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था।